अपना खिलाई सूट पहने आंखों और कानों पर कौल चढ़ाए खिलाई दौर में अपनी चमकदार और खूबसूरत आंखों से वो कला के कितने ही सयारे देख चुकी थी। हर रंग के आसमान, हर रंग की जमीन और हर रंग के हजार रूप। उसे जमीन से दूर खिलाई मरकज में रहते हुए 10 साल बीत गए थे। जमीन मेरी प्यारी जमीन, उसे हर सयारे से अपनी जमीन प्यारी लगती। वो जमीन की तरफ हाथ करके अपने होंठों से अपनी उंगलियां चूम लेती और उसका ये उड़ता हुआ बोसा जमीन को उसके पास ले आता। उसे ये महसूस होता कि वो अपने नन्हे से खूबसूरत कुंबे में मौजूद है। उसका बाप अपने कमरे में बैठा बटन दबाकर जमीन पर हल चला रहा है और खुदकार मशीनों से घास के गट्ठे इकट्ठे हो जाते हैं। उसकी माँ अभी तक अपने हाथ से खाना पकाना पसंद करती है, इसलिए बावर्ची खाने में है। माँ के हाथ का बनाया हुआ खुशबूदार सूप उसे खिला में उड़ते हुए भी अक्सर याद आता। मगर इन 10 सालों से वो सिर्फ 4 रंग बिरंगी गोलियों को खुराक के तौर पर इस्तेमाल करती थी। इनमें से हर गोली में इतनी किजायत थी कि उसे सारे दिन में बस 3 गोलियां लेनी पड़ती थीं। पानी उसके पास मौजूद होता था। खिलाई जहाज में पानी की कमी न थी। उसने 10 साल की उम्र में खिलाई ट्रेनिंग लेना शुरू की थी और अब तक वो हर किस्म के कैप्सूलों और खिलाई रेलों और जहाजों में सफर कर चुकी थी। वो अपनी फुर्ती और समझदारी की वजह से खिला के अहमतरीन मिशन में शामिल होती थी। मुख्तलिफ सैयारों के दरमियान भाईचारे और कैरसिगाली को फरोग देने वालों में उसका नाम अहम था। कभी कभी उसका जी चाहता था कि खिलाई जहाज और खिलाई स्टेशन और सैयारों से दूर अपनी जमीन पर जाकर वो पूरा एक दिन गुजारे। कम से कम एक दिन की छुट्टी मिले तो वो जमीन पर जाए। उसके सब साथी भी उसकी तरह खिलाई लिबास में हमेशा बहुत ज्यादा मसरूफ भागते और दौड़ते नजर आते। उनमें मर्द भी थे और औरतें भी थीं। उन्हें एक दूसरे से मिलने और बात करने के मौके मिलते भी तो जाती बातें कम होती, काम से मुतल्लिक बातें ज्यादा। इतनी मसरूफियत में भी वो ये मालूम कर लेती कि उसकी कौन सी दोस्त की माँ, बाप या कुंबे का कोई फर्द बीमार है या मर चुका है, और वो दौड़ते भागते चंद लफ्ज अपनी साथी के पास बैठकर दिलजुई और हमदर्दी के अदा करती और उसका मोहब्बत से हाथ पकड़ती। वो सब कारकुन हमदर्दी और मोहब्बत की इतनी सी फुर्सत को बहुत जानते थे और किसी को किसी से कोई गिला न होता था। उसकी 2 छोटी बहनें थीं जो उसे बहुत याद आती थीं और उसे जब भी चंद लम्हों की छुट्टी मिलती वो जमीन पर कंट्रोल रूम के जरिए उनसे राब्ता कायम करके बात कर लेती। लेकिन ये लम्हों की फुर्सत भी इतनी कम मिलती कि उनकी कैरियत जाने उसे महीनों गुजर जाते। उसकी माँ उसे सालगिरह के दिन जरूर पैगाम भेजती और बताती कि जमीन पर हम तुम्हारी सालगिरह का केक काट रहे हैं, और वो जमीन की तरफ अपना हाथ करके जब उड़ता हुआ बोसा अपने ही हाथ की उंगलियों की पोरों पर महसूस करती तो सोचती कि उसने अपनी माँ और बहनों को प्यार कर लिया है, अपनी सब सहेलियों को प्यार कर लिया है और अपनी जमीन को प्यार कर लिया है। उसकी 20वीं सालगिरह पर उसकी माँ ने कहा था, मेरा जी चाहता है तुम्हें चांद तारों के जाल से निकालकर तुम्हारा ब्याह कर दूं। वो हंस पड़ी, ये कैसे हो सकता है, मुझे फुर्सत कहाँ है। उसकी माँ ने कहा, सुनो, अगर तुम अपने दिल में मोहब्बत का जज्बा कभी महसूस करो तो जरूर शादी कर लेना। अब मैं बूढ़ी हो चुकी हूँ और ये खुशी मेरी आरज़ू है। वो बोली, मैंने अब तक वो जज्बा महसूस नहीं किया। अब तक कोई अजनबी मेरे इतने करीब न आ सका। और फिर उनका बात करते हुए राब्ता कट गया था। उस रोज सालगिरह की खुशी में उसे खिलाई स्टेशन वालों ने 3 मिनट की कॉल दी थी।
जो सबसे लंबी काल समझी जाती थी, और उसने अपनी माँ और बहनों की आवाज सुनकर बड़ी खुशी महसूस की थी। फ्लाई स्टेशन वालों के इस तोहफे के लिए वो उनकी शुक्रगुजार थी। एक दिन जब वो अपने फ्लाई जहाज को लेकर मरीख की तरफ जा रही थी, तो फ्लाई जहाज का कोई पुर्जा अचानक खराब हो गया। उसने कंट्रोल रूम को इत्तिला दी। उसे कंट्रोल रूम से हिदायत मिली कि वो फ्लाई स्टेशन 70,007 में चली जाए, जो वहां से करीब है, और इस अरसे में जहाज को मरम्मत कर दी जाएगी। वो फ्लाई स्टेशन 70,007 पहुंची। फ्लाई स्टेशन के छोटे से कमरे में उसे एक फ्लानवर्द नजर आया। वो फ्लाई लिबास पहने हुए था, मगर उसकी टोपी सर पर न थी। काम करते हुए इतने बहुत से खुदकार कंप्यूटरों के दरमियान वो खुद भी एक कंप्यूटर मालूम हो रहा था, लेकिन उसकी बेपनाह खूबसूरत आंखें ये बता रही थीं कि वो कंप्यूटर नहीं, एक इंसान है। इतनी खूबसूरत और ज़हीन आंखें उसने जिंदगी में शायद पहली बार देखी। चंद लम्हों के लिए वो हैरान होकर एक दूसरे को देखते रहे। उसने अपनी फ्लाई टोपी उतार ली थी। ऐसा लगता था कि फ्लाई स्टेशन पर अचानक दो चांद एक दूसरे के मुकाबिल आ गए हैं। वो उससे कुछ बोलना चाह रही थी, और शायद वो कुछ पूछना चाह रहा था कि अचानक फ्लाई सिग्नल सुनकर दोनों चौंक पड़े। उसे चांद के कंट्रोल रूम से इत्तिला दी जा रही थी कि उसका फ्लाई जहाज बिल्कुल ठीक हो गया है और उसे वापस आ जाना चाहिए। वो उसे जल्दी से खुदा हाफिज कहकर अपनी कैप्सूल में सवार हो गई। जब वो फ्लाई कैप्सूल में सवार हो रही थी, तो कलाबाज उसके पीछे दौड़ता हुआ आया, और वो अपनी हैरान हैरान खूबसूरत आंखों में कोई सवाल लिए कुछ पूछना चाह रहा था। शायद वो उसका नाम पूछना चाहता था। उसने पुकार कर अपना नाम बताया। जाने वो सुन सका या नहीं, फिर उसने फ्लाई टोपी पहन ली। दूसरे लम्हे वो फ्लाई स्टेशन में थी, जहां भांत भांत के सिग्नल उसके मुंतजिर थे। राब्ता, चांद से राब्ता, मरीख से राब्ता, और फिर ज़ुहरा से राब्ता। उसने परेशान होकर सोचा, ये फ्लाई रिलेशनिंग का काम भी कितना मुश्किल है। काश उसे उस कलानवर्द का नाम पूछने की फुर्सत मिल जाती। अभी तक वो आंखें उसके सामने थीं, मगर उसे मालूम था कि फ्लाई रिलेशनिंग के मरकज में काम करते हुए भी बेनाम आदमी को ढूंढना आसान नहीं है। काश वो एक दूसरे का नाम जान सकते, उसने उदास होकर सोचा। उस रोज वो उस अजनबी के लिए भी उसी तरह सोचने लगी, जिस तरह अपने करीबी कुनबे के बारे में सोचा करती थी। उसने फ्लाई स्टेशन 70,007 पर राब्ता कायम करके बात करने की कोशिश की, तो पता चला कि एक रोज पहले जो शख्स उसे मिला था, उसके बाद से तो अब तक स्टेशन में सैकड़ों लोगों की ड्यूटी लग चुकी है। उन्होंने कहा कि अगर सही सेकंड बताया जाए तो ड्यूटी लिस्ट से मालूम किया जा सकता है, लेकिन वो सेकंड याद न रख सकी, क्योंकि उसको ये भी याद न था कि कितने सेकंड वो एक दूसरे को देखते रहे। और फिर कई साल गुजर गए। उसे बहरे कुलजुम, बहरे रुम और बहरुल काहिल के साहिल याद आते। उसका जी चाहता कि वो जमीन पर जाए। जमीन की सी नर्म रेत किसी सयारे में नहीं है। अक्सर सयारों की खुरदुरी और सख्त जमीन पर चलते हुए उसे जमीन की रेत की गर्मी और नरमी याद आया करती थी, मगर एक लंबे अरसे से उसे जमीन पर जाने की छुट्टी न मिली थी। कभी कभी उसे अपनी परदादी की सुनाई हुई कहानियां याद आती। वो कहा करती थी कि इंसानों की एक नस्ल ऐसी थी जिसे बड़ी फुर्सत नसीब थी, मगर लोग उस दौर में खुदर्स थे, इसलिए उन्होंने उस फुर्सत का कोई फायदा न उठाया। वो लोग पैसे जम करते थे,
और अपने रहने के लिए बड़े बड़े ऊंचे मकान बनाते थे, और कुछ लोगों के घर छोटे होते थे और कुछ बिल्कुल बेघर होते थे। उस जमाने में मुआशरा तबकों में बटा हुआ था। ये अमीर अपने काली कमरों, लानों और इस्तेमाल की बेशकीमत चीजों को सिर्फ अपने और अपने बच्चों के लिए मखसूस रखते थे, या कभी रिश्तेदारों और दोस्तों को शरीक कर लिया करते थे। ये लोग हमेशा ज्यादा दौलत और ओहदों की आरजू करते थे। उन्हें काम से इतनी दिलचस्पी न थी जितनी रुपए से। वो लोग उस वक्त भी रुपया जम करते थे, जबकि उन जैसे दूसरे लोग फाके करते थे और फटे पुराने कपड़े पहनते थे। उस जमाने की बातें उसने इंसानी तारीख के दौरे जाहिलियत की तारीख में भी पढ़ी थी, और वो खुदा का शुक्र अदा किया करती थी कि तंगदिली, खुदकर्जी और जाहिलियत के उस जमाना में पैदा न हुई, और वो कीड़े मकोड़ों जैसे इंसान अब नहीं रहे हैं। उसकी जमीन तो बहुत खूबसूरत है। इंसानी नस्ल इर्तिका की उस मंजिल पर है जहां खुदकर्जी, तगदिली, कंजूसी, हसद, अदावत सब शैतानी जज्बे खत्म हो चुके हैं और जमीन जन्नत का नमूना बन गई है। यहाँ सब चीजें सबकी हैं, सारी खूबसूरत और बड़ी बड़ी इमारतें और बाकात, और इज्तिमाई बहबूद के कामों में बड़ी दिलचस्पी लेते हैं। उन्हें रहने के लिए जरूरत के मुताबिक घर दिए जाते हैं। जब कोई बच्चा स्कूल जाने के काबिल होता है तो घर के सबसे करीबी स्कूल में दाखिल हो जाता है। सारे मुल्क के स्कूल एक जैसे हैं। मुआशरे में तबके नहीं हैं, इसलिए तालीम में भी तबके नहीं हैं। वो दुनिया की जिस जबान में चाहे तालीम हासिल कर सकते हैं। उन्हें अपने लिए जबान चुनने की आज़ादी है, और दुनिया इतनी करीब आ गई है कि सब जबानें मिलकर एक नई जबान बन गई है, जिसमें दुनिया की हर जबान के लफ्ज मौजूद हैं और वो जबान सब लोग जानते हैं। जमीन पर इज्तिमाई खेती ने सब खलियान भर दिए थे। जिस जगह कल्ला ज्यादा होता उस जगह पहुंच जाता जहां कम होता। मगर ऐसा करने के लिए किसी को भीख न मांगनी पड़ती, बल्कि अपने हक के लिए सिर्फ जरूरत बताने से काम चल जाता था। क्योंकि सारी जमीन एक है, इसलिए जहां भी चीज ज्यादा होगी वो उनका हिस्सा होगी, जहां वो चीज कम है। यही कानून था। जमीन पर न मुआहिदे थे, न इमदादी प्रोग्राम थे, न बड़े और छोटे मुल्कों के मसाइल थे, न ब्लॉक थे। दुनिया के सारे मुल्क इतने करीब थे जैसे एक मुल्क के मुख्तलिफ शहर एक निजाम की कड़ी से जड़े हुए हैं। जैसे एक कुंबे के अफराद। आजादी, बराबरी, सच्चाई और मोहब्बत की हुक्मरानी थी। झूठ, हसद और कीने का नाम कोई न जानता था। वो लोग इन सब सियाहियों को खुरचकर दिलों को आईना बना चुके थे, और इंसान की सारी सलाहियतें इंसानी इर्तिका के लिए वक्फ थीं। जमीन पर बसने वाले इंसान उन सब इंसानों का भी गम खाते थे जो मुख्तलिफ सयारों में बस चुके थे और अब उन्हें सयारों के हो चुके थे। उन सब सयारों में जमीन के दरमियान भी रिश्ते थे, इंसानी रिश्ते, मोहब्बत, अमन और खुशी से जगमगाते रिश्ते। बराबरी, इज्जत और मेहनत से सब रिश्ते उस्तवार थे। वो सब बेकर्जी से शहद की मक्खियों की तरह दिन रात अपने काम को इबादत जानकर मसरूफ थे। वो चंद लम्हों के लिए बहरे ओकियानूस पर उतरी थी। फ्लाई लिबास उतारकर कैप्सूल में से निकलकर खुद को बहुत हल्का फुल्का महसूस कर रही थी। समंदर की हवाएं कितनी ख्वाबनाक और सुरूरंगेज हैं। जमीन पर उतरकर पहला एहसास उसे हवाओं के बेहद फरहत बख्श होने का था। वो रेत पर खामोश लेटकर कुछ वक्त गुजारना चाहती थी। चंद सेकंड सूरज की शुआओं में जी भर के नहाने की आरजू थी।
अचानक समंदर के किनारे एक फ्लाई कैप्सूल और आकर उतरी और उसमें से एक शख्स उसे अपनी जानिब आता दिखाई दिया। जब करीब आकर उसने अपना फ्लाई हैट उतार दिया तो वो हैरान रह गई। पूरे 10 बरस बाद फ्लाई स्टेशन 70,007 पर मिलने वाला नौजवान कलाबाज उसके सामने था। उन दोनों ने एक दूसरे को देखते ही पहचान लिया। मैं रोशनी की रफ्तारे तुम्हारा पीछा कर रहा था। वो बहुत खुश था। ओह, मुझे नहीं मालूम था कि मेरा पीछा हो रहा है। वो हंस पड़ी। फिर कहने लगी, तुम्हें इतनी फुर्सत कैसे मिल गई? दरअसल मेरी छुट्टी थी। सोचा छुट्टी को इस काम में सर्फ किया जाए। छुट्टी को इज्तिमाई बहबूद के काम में सर्फ करके क्या ज्यादा खुशी नहीं होती? हाँ ये तो है, मगर आदमी की जात का भी तो उस पर कुछ हक है। अच्छा तो कर्ज चुकाने निकले हो, मगर मेरे पास तो अपने लिए कोई वक्त नहीं है। हाँ तुम्हारी फर्जशनासी और मोहब्बत की तो हर तरफ धूम है, शायद अर्श तक। क्या गिले शिकवे करके कर्ज चुकाया जाता है? अरे नहीं, दरअसल तुम्हारी एक अमानत मेरे पास है। फिर उसने जेब में हाथ डालकर एक अंगूठी निकाली और कहा, ये अंगूठी मेरी माँ ने देकर कहा था कि खिलान वर्दी में अगर तुम्हें कोई लड़की पसंद आए तो ये अंगूठी उसे पहना देना, और आज मैंने तुम्हें ढूंढ लिया तो क्या मैं तुम्हें ये अंगूठी पहना सकता हूँ? उसने मुस्कुराकर अपना हाथ कलाबाज की जानिब बढ़ाया। अंगूठी के नग में कौसे कुज़ के रंगों की सी फुवार निकल रही थी। उसने अंगूठी पहनकर उसे अपने लबों से छुआ और बोली, मैं हमेशा ये अंगूठी पहने रहूंगी। फिर वो एक दूसरे का हाथ पकड़कर गर्म और नर्म रेत पर चलने लगे। अच्छा तुम इस अरसे में कहाँ रही? कभी ज़ुहरा, कभी अतारिद और कभी जमीन और सयारों के माबैन मुख्तलिफ फ्लाई स्टेशनों पर, बस गर्दिश फल की ही समझो। और तुम? चांद पर मसनूई खेती के जो तजुर्बात हमने किए थे, मरीख वाले भी उनसे फायदा उठाना चाहते थे। मरीख वाले कहत का शिकार थे, इसलिए उनकी मदद करना हमारा फर्ज। हमारी पूरी एक टीम मरीख की तजर्बागाहों में काम कर रही थी और इसलिए मैं बहुत मसरूफ रहा। अब मरीख पर भी खूब खेती हो रही है और वहाँ जमीन की सी खुशहाली नजर आती है। 10 साला मंसूबा मुकम्मल होने पर मुझे थोड़ी सी छुट्टी मिली है। मुबारक हो। इसका तो मतलब है तुमने 10 साल शानदार रियाजत की है। हाँ, इस मंसूबे की तकमील से मुझे जो खुशी हुई वो मैं तुम्हारे साथ बांटना चाहता था। अच्छा यहाँ रेत पर बैठकर बातें करें। और अब क्या प्रोग्राम है? मुझे तुम्हारी माँ और बहनों से मिलना है। बहुत मालूमात हासिल कर ली मेरे मुतल्लिक। हाँ, मालूमात हासिल करना इतना मुश्किल तो न था। अच्छा, तुम्हारे लिए आसान होगा, उसने हैरान होकर कहा। वो बोला, अजीब बात है, फ्लाई राब्ते के मरकजी दफ्तर में काम करके भी तुम इन 10 सालों में कोई राब्ता कायम न कर सकी। फ्लाई मरकजी दफ्तर में काम करने वाले तो सबसे ज्यादा मसरूफ होते हैं। हमारे पास अपने लिए वक्त कहाँ होता है। हमारा हर लम्हा कीमती होता है और वो दूसरों का होता है। मगर वो एक लम्हा जब मैंने पुकार कर तुम्हारा नाम पूछा था और तुमने अपना नाम बताया था, हमेशा मेरा रहेगा। काश तुम्हें चंद लम्हे देना मेरे इख्तियार में होता और कभी इकट्ठे बैठकर इत्मीनान से बातें कर सकते। क्या तुम्हारे घर का ये पता मुझे मालूम हुआ है? ठीक है। उसने कागजी नोट पढ़ा और फिर खुश होकर बोली, बिल्कुल ठीक है, तुम चंद लम्हे में बहरेरुम पहुंच जाओगे।
सुनो, माँ को मेरी तरफ से प्यार करना और बहनों को भी। उसी लम्हे जब उनका जी चाह रहा था कि वो रेत पर चलते जाएं और समंदर का किनारा खत्म न हो, उसकी नन्ही सी माचिस की डिबिया के बराबर वायरलेस सेट से सिग्नल मौसूल होने लगे। उसने जल्दी से खलाई कैप्सूल की तरफ रुख किया। तेज रफ्तार से तकरीबन दौड़ते हुए उनकी नजर दूर फैले हुए साहिल पर पड़ी और उन्हें वहां बहुत से लोग नजर आए। रंग बिरंगे लिबास, धूप की छतरियां और लोग ही लोग। उन्हें तज्जुब हुआ कि उन्हें अब तक दूसरों की मौजूदगी का एहसास क्यों न हुआ। सब लोग उन दोनों की तरफ देखकर हाथ हिला रहे थे। खलाई राब्ते के लोग हर तरफ बहुत इज्जत से देखे जाते हैं और समाजी जिंदगी में उन्हें इंतहाई अहम मुकाम हासिल होता है। उन दोनों ने भी उनकी तरफ देखकर हाथ हिलाया। फिर वो अपने अपने खलाई हैट पहनकर अपने अपने कैप्सूल में सवार हो गए, एक बहरे रूम की तरफ, दूसरा आसमानों की तरफ। वो खलाई कैप्सूल में आकर सोचने लगी कि उन सब की मेहनत के नतीजे में किसी दिन खला में रहने वाले इंसानों को ज्यादा खूबसूरत फुर्सत के लम्हे मयस्सर आ सकेंगे। फिर वो सोचने लगी कि उसने तो ढेरों मालूमात जम कर ली और वो उसका नाम तक न पूछ सकी, शायद इसलिए कि जिस लम्हा वो उसके सामने होता है बाकी सब चीजें गैरजरूरी होती हैं। खलाई स्टेशन 110008 में जब वो अपनी अजीज दोस्त की शादी की तकरीब में 1 घंटा की छुट्टी पर गई तो एक लंबे अरसे बाद उसकी अपनी दूसरी दोस्तों और साथियों से मुलाकात हुई। उनमें बहुत से लोग जमीन पर और बहुत से चांद और जुहरा पर उसके साथ काम कर चुके थे। उन सबने उसके हाथ में अंगूठी देखी तो उसे मुबारकबाद दी। कौन है वो, उसकी सहेलियों ने पूछा। नाम पूछने का वक्त न मिला, वो सब हंस पड़ी। अच्छा चलो, राज ही सही। मगर सुनो, ये राज तो मुझसे भी राज है। इतनी मासूम सच्चाई पर उन सबको प्यार आ गया। उन्होंने कहा, हम सब तुम्हारी खुशी के लिए दुआ करेंगे। उसकी सहेली ब्याह के बाद जुहरा पर जा रही थी और दूल्हे को भी जुहरा पर ही एक मुहिम के सिलसिले में भेजा जा रहा था और वो सब लोग इस बात पर खुश थे कि चंद रोज दूल्हा दुल्हन इकट्ठे रह सकेंगे। सबने दूल्हा दुल्हन की खुशियों का जामे सेहत पिया और उनके लिए दुआ की। उस रोज छुट्टी का 1 घंटा उन सबको इतना लंबा लग रहा था जैसे जमीन पर छुट्टी का पूरा दिन, और 1 दिन की छुट्टी तो जमीन पर भी बूढ़े लोगों को मिलती है। और उसी बरस के बाद बूढ़े लोग बागों में धूप और साये में आराम से बैठकर सोचते और याद करते हैं और अपनी जिंदगी की सबसे खूबसूरत यादों की किताबें जो उनके हाफिजे में महफूज होती हैं पढ़ते हैं, और ऐसी बातें जिनका ताल्लुक इज्तिमाई बहबूद के कामों से होता है कंप्यूटरों को लिखवाते जाते हैं, और आने वाली नस्लें वो कहानियां सुनकर जमीन को और ज्यादा खूबसूरत बनाने के लिए काम करती हैं। इसलिए लोग बुढ़ापे से न घबराते हैं न परेशान होते हैं, बल्कि बुढ़ापे में उनके हर बुनेमू से खुशी छलकी पड़ती है। उनकी सेहत काबिले रश्क होती है और आराम से तवानाई बढ़ जाती है। इसलिए जो लोग बुढ़ापे की उम्र तक पहुंचने से पहले दुनिया से चले जाते हैं उनका सबको बहुत दुख होता है और हर शख्स बेचैनी से बुढ़ापे का इंतजार करता है। इसलिए कि बचपन खुशी है, जवानी मसरूफियत और बुढ़ापा आराम, और इल्म तो बचपन से लेकर बुढ़ापे तक इंसान हासिल करता ही रहता है। खला में धनक के सब रंगों के आसमान वो देख चुकी थी। बहुत से सयारे, अनगिनत लोग, खला में बसने वाले इंसानों के सैकड़ों कारवां और ज़हीन इंसान भी जो खला में हमेशा के लिए घर बनाकर रह रहे हैं। सैयारों और खलाई स्टेशनों के लोग उसे खलाई राब्ता के मरकजी दफ्तर की अहम रुकन की हैसियत से जानते थे और उसकी इज्जत करते थे।
खला में उसे 20 साल से ज्यादा अरसा गुजर चुका था। जमीन उसके लिए अजनबी बनती जा रही थी। उसकी माँ मर चुकी थी और अपनी माँ की मौत की खबर भी उसने खला में सुनी थी। चंद लम्हों के लिए तो उसे ऐसा लगा कि आसमानों और जमीनों की गर्दिश रुक जाएगी और सब सितारे टूट टूट कर गिर पड़ेंगे, लेकिन अगले ही लम्हे वो तरह तरह के बटन दबाने और सिग्नल सुनने में मसरूफ हो गई और खलाई राब्ते के बहुत से अहम पैगामात और खबरें पहुंचाने का सिलसिला शुरू कर दिया। उसने सोचा अभी जमीन पर हजारों बूढ़ी माएं खलानवर्दों की आस लगाए आसमान की तरफ देख रही होंगी। उस रोज उसका जी चाहा कि सब जरूरी काम छोड़कर बस अपनी माँ को याद करे। उसे कलानवर्द का ख्याल आया और उसने अपनी अंगूठी को देखकर सोचा पता नहीं उसकी माँ जिंदा है, और फिर वो अपनी बहनों को याद करने लगी जो अपना गम छिपाकर उसे तसल्ली दे रही थीं। उसे रूह इंसानी की बेपनाह ताकत का एहसास अक्सर हुआ था, जैसे जज्बात और एहसासात इतने ताकतवर हैं कि वो बटनों, आलों और सिग्नलों के मोहताज नहीं हैं। फासले दूरी पैदा नहीं करते बल्कि मोहब्बत को बढ़ा देते हैं। वो अपने काम में मसरूफ हो गई। अपने बारे में ज्यादा सोचना हमेशा खुदगर्जी की बात मालूम हुआ करती थी। उसे ये उम्मीद जरूर थी कि खलाई मुलाजिमत के 30 साल मुकम्मल करके उसे भी दूसरी औरतों की तरह अपनी पसंद की जमीन पर रहने की इजाजत होगी, और तब वो जरूर अपनी ही प्यारी जमीन पर जाना पसंद करेगी। किसी खूबसूरत किताब को पढ़ सकेगी और किसी कंप्यूटर को लिखवाने के लिए उसके पास यादों का खजाना है। खला के अहम राज जो आने वाले इंसानों को वो बताना पसंद करेगी, लेकिन अब माँ की मौत के बाद उसे ये महसूस हुआ कि शायद अब जमीन उसे उतनी खूबसूरत न लगे। माँ के बगैर जाने जमीन कैसी लगेगी। उसे अपनी दोस्तों और साथियों के पैगामात मिले और खलाई स्टेशनों और सैयारों से हमदर्दी के पैगामात आए, और उसे महसूस हुआ कि दूरदराज सैयारों में बसने वाले उसके गम में शरीक हैं। मगर वो कहाँ है? वो ये सोचकर अपनी अंगूठी को देखती। फिर उसे जमीन पर जाने के लिए एक दिन की छुट्टी मिली, और उस रोज जब वो जमीन की तरफ आ रही थी तो उसे ऐसा लगा कि जमीन ने खला में बाहें फैला रखी हैं और जमीन ही उसे माँ लग रही थी। एक दफ उसे ऐसे सैयारे में जाने का मौका मिला जहाँ का आसमान बनफशी रंग का था और जमीन सुर्ख थी। बादलों के रंग बदलते रहते थे और इस वजह से ऐसा लगता था कि आसमान का रंग बदल जाता है। ये सियाह रंग और नूर का सैयारा मशहूर था। हवाओं में खुशबू थी, दरख्तों का रंग सब्ज का ही था, इमारतें हीरों के टुकड़े तराश कर बनाई गई थीं। उस खूबसूरत सैयारे में पहुंचकर वो बहुत खुश हुई। उसने रास्ता चलते हुए मर्दों, औरतों और बच्चों के हाथ में फूल देखे। बहुत सी औरतें अपने घर के सामने फूलों का लिबास पहने खड़ी थीं। वो बिल्कुल जमीन की औरतें मालूम हो रही थीं। वो इससे पहले बहुत से खूबसूरत सैयारों में जा चुकी थी और खला में रंगों और शुआओं के खूबसूरत मनाजिर देख चुकी थी, मगर ये सैयारा देखने का उसे इश्तियाक था। उसने यहाँ की पुरकैफ फिजा में आकर तरोताजगी और खुशी महसूस की और अजीब तरह का सुकून जो उसे दूसरे चेहरों पर भी नजर आ रहा था। उसने सुना था कि इस सैयारे ने बहुत तरक्की की है और जमीन के बाद इंसानों को ये सैयारा पसंद है और वो यहाँ बहुत खुश हैं। यहाँ के आसमान पर जरा से वक्फे के बाद 3 चांद तुलू होते हैं और चांद रातें बहुत खूबसूरत और आसूदगी बख्श होती हैं। चलते हुए उसे हर तरफ से फूलों की महक का एहसास हुआ। उसने सोचा यहाँ आकर तो जरा सी फुर्सत को जी चाहता है।
लेकिन वो एक अहम मिशन पर आई थी और उसका हर हर सेकंड बहुत कीमती था। जब वो खलाई मरकज में पहुंची तो मालूम हुआ कि सैयारे में आज कोई त्योहार है, इसलिए अक्सर लोग छुट्टी पर हैं, लेकिन खलाई मरकज का निगरां अपने दफ्तर में मौजूद होगा। वो काम से कभी छुट्टी नहीं करता। ये बात जानकर उसे इत्मीनान हुआ कि आज जल्द ही वो सब काम पूरा कर सकेगी। जब वो उसके सामने पहुंची तो हैरान रह गई। उसके सर के बाल बिल्कुल सफेद हो चुके हैं, मगर आंखें अब तक बच्चों की तरह मासूम और हैरान थीं। अरे तुम, वो हैरान खड़ा था। अचानक मुलाकात पर दोनों ही यकसा हैरान और खुश थे। औरत ने अपना हाथ आगे बढ़ाया तो उसकी नजर अंगूठी पर पड़ी और दोनों ने महसूस किया कि वो कितने करीब और कितनी दूर रहे हैं। उसे अंगूठी पहने हुए 20 साल से ज्यादा गुजर चुके थे। ऐसा लग रहा था एक युग बीत गया था। तुम कितनी खूबसूरत जगह रह रहे हो। काश तुम भी यहाँ रह सकती। क्या अब भी ये मुमकिन नहीं? काश ये मुमकिन हो सकता, मगर मैं एक अहम मिशन पर आई हूँ। अरे तुम खड़ी क्यों हो? वो इतने खुश और हैरान थे कि उन्हें बैठने का ख्याल ही ना आया। जब मैंने माँ के बारे में सुना तो मैं तुम्हारे घर गया था। तुम छुट्टी गुजार कर लौट चुकी थीं। तुम्हारी बहनों के साथ मैंने एक दिन गुजारा और उनकी शादियों में शिरकत की। हाँ, मुझे ये सब मालूम करके बहुत खुशी हुई थी। मेरी बहनें तुम्हारे नाम अपना सलाम भेजा करती हैं। उन्हें ये नहीं मालूम कि हमें एक दूसरे का कोई पता नहीं होता है। हाँ, उन्हें नहीं मालूम कि खलाई राब्ते के मरकजी दफ्तर में काम करने वाले लोग कितने जालिम होते हैं। जालिम या फर्जशनास। और फिर उसे वो खत याद आए जो वो उसके लिए लाई थी। उसने चंद खत थैले में से निकाले जिन पर उसके नाम के बजाय कोड नंबर लिखा था। मुझे तुम्हारा कोड नंबर नहीं मालूम था, और सच बात तो ये है कि तुम्हारा नाम भी मुझे अपनी बहनों से मालूम हुआ था। हाँ, तुम्हें फुर्सत ही कहा थी कि तुम कुछ जानना चाहो। अच्छा, पहले ये खत पढ़ लो। उन्होंने बहुत सी बातों पर तबादला ख्याल करने को कहा है। वो खत पढ़ता रहा और वो खामोश बैठी रही। फिर उसने खतूत पढ़कर कहा, मरकजी दफ्तर की हिदायत है कि तुमसे इन नक्शों और प्लानों पर तबादला ख्याल किया जाए। क्या तुम्हारे पास मौजूद हैं? उसने अपने थैले से बहुत से नक्शे और प्लान निकाले और बोली, तुम अपने सैयारे का नक्शा भी निकाल लो, फिर हम ये तय करेंगे कि नए खलाई स्टेशन कहाँ-कहाँ बनाए जाएंगे। ये ज़ुहरा, मरीख और अतारिद के नक्शे हैं और ये हमारे नए मंसूबे के नक्शे हैं। उसने अपनी मेज की दराज से चंद नक्शे निकाले और फिर वो दोनों उन नक्शों पर झुक गए। घंटे भर से ज्यादा गुजर चुका था। नए खलाई स्टेशन कहाँ-कहाँ हो सकते हैं, ये तय करते हुए उन्हें ख्याल आया कि आने वाले जमानों में इंसान एक दूसरे के ज्यादा करीब आ सकेंगे और वो मोहब्बत भी कर सकेंगे। एक लम्हे के लिए उन्हें ख्याल आया कि शायद उन्हें मोहब्बत करने की फुर्सत ही नहीं मिली, लेकिन अगले ही लम्हा दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखकर सोचा कि शायद उनसे ज्यादा खूबसूरत मोहब्बत आज तक किसी ज़ीरूह ने नहीं की है, और ये सोचकर वो दोनों मुस्कुराने लगे। वो बोला, आज यहाँ पूर्णमासी का त्योहार है, तीनों चांद पूरे होंगे, लोग रात भर बागों में गीत गाएंगे और रक्स करेंगे। क्या तुम ठहर सकती हो? हम बातें करेंगे। काश मेरे पास अपने लिए कुछ वक्त होता। हमारे पास कितनी बातें जम हैं। वो उसकी आंखों में देख रहा था। क्या तुम अपना घर भी नहीं देखोगी? नहीं, बहुत मुश्किल है। इतना मुश्किल तो नहीं।
दूसरों को हमारी जरूरत है। मुझे ये प्लान लेकर 10,001 फ्लाई स्टेशन जाना है। वहां से तबादलाए ख्याल करके ये नक्शे ज़ुहरा, अतारिद और मरीख पहुंचाने हैं। और ज़ुहरा तो आज ही जाना है, वहां एक मीटिंग है और मरकज के दूसरे लोग भी वहां आ रहे हैं। काश वक्त पर हमारा इख्तियार होता। नहीं, हम किसी भी चीज को हथियाना नहीं चाहते। ये तो खुदगर्जी है। मोहब्बत कभी कभी खुदगर्ज बना देती है। नहीं, मोहब्बत दूसरों के बारे में सोचना सिखाती है। वो जानते थे कि अभी खला के बहुत से सैयारों में वो बदी और खुदगर्जी है जो ज़मानाए जाहिलियत में जमीन पर थी। ये लोग अपनी साइंसी कुव्वत को बदी के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। उन्हें हर वक्त ये ख्याल रखना पड़ता है कि नक्शे और प्लान उनके हाथ न लग जाएं। नस्ल इंसानी की तरक्की के सब खूबसूरत ख्वाब उनकी जरा सी गफलत से तबाह हो सकते हैं और बदी के उन सैयारों से बचकर उन्हें अपना काम करना पड़ता है। वहाँ की मखलूक सोचने से आरी है। उनकी हिर्स, हवस और खुदगर्जी ने सोचने की सलाहियत मफकूद कर दी है। वो अपने इनको शैतान का आलाकार बनाए हुए हैं, जबकि खला की दूसरी मखलूक और सयारों पर बसने वाले दूसरे लोग इर्तिका के अमल में एक दूसरे के मददगार हैं और काम उनकी इबादत है और इसार और कुर्बानी के जज्बे से इस तरह सरशार हैं कि अपनी जाती खुशी को इज्तिमाई मुफाद के सामने हकीर जानते हैं। उस लम्हा मर्द ने खुशी के सच्चे एहसास के साथ उस औरत को देखा जिसे उसने 20 साल पहले एक अंगूठी पहनाई थी और जो उसे 30 साल पहले फ्लाई स्टेशन 70,007 में चंद लम्हों के लिए मिली थी। और उसने सोचा वो आज भी खूबसूरत है। उसे इतने गौर से अपनी जानिब देखते हुए उसने पूछा, क्या सोच रहे हो? ये कि काश मेरी माँ ने तुम्हें देखा होता। क्या वो? हाँ, वो भी अब जिस्मानी पैकर से आजाद हो चुकी हैं। हम अपने अच्छे अमल की खुशी उन्हें पहुंचाते रहेंगे। मैंने तुम्हारी तस्वीर उन्हें दिखाई थी। अच्छा? हाँ, तुम्हारी माँ ने तुम्हारी 20वीं सालगिरह की तस्वीर मुझे तोहफा दी थी। माँ ये अंगूठी देखकर बहुत खुश थीं। वो आहिस्ता से बोली, काश हम अपनी माँओं को कुछ ज्यादा खुशी दे सकते। वो बोला, सुनो, आने वाले जमानों में लोगों को ज्यादा फुर्सत मिल सकेगी। वो मोहब्बत कर सकेंगे। हमारा काम उन्हें एक दूसरे के ज्यादा करीब ले आएगा और हमारी मेहनत और मोहब्बत का फल उन्हें जरूर मिलेगा। उसी लम्हा उसने आने वाली नस्ल से इतनी मोहब्बत महसूस की जैसे उसके रोम रोम में ममता बसी हो और खलानवर्द सोचने लगा कि औरत सिर्फ बच्चे जनने से ही माँ नहीं बनती। ममता तो बस एक रोशनी है और उसे उस लम्हा ये महसूस हुआ कि वो औरत नहीं, बस एक खूबसूरत रोशनी है जो खला को खूबसूरत बना रही है। उसके वजूद से जैसे ये रोशनी आसमानों और जमीनों में फैल रही हो। और फिर उसे महसूस हुआ कि मोहब्बत भी तो एक खूबसूरत रोशनी है और उन दोनों के वजूद में जाने कितनी खूबसूरत रोशनियां गले मिल रही थीं। अच्छा, अब मुझे चलना चाहिए। वो खड़ी हो गई। वो भी बगैर कुछ बोले खड़ा हो गया और चुपचाप उसके साथ चलने लगा। जब वो उसे खुदा हाफिज कहकर जाने वाली थी तो उसे ये महसूस हुआ कि शायद ये अब उनकी आखिरी मुलाकात है और ये महसूस करके उसने गर्दन मोड़कर दोबारा खलानवर्द को देखा। वो उसे जाते हुए गौर से देख रहा था और वो सारी मोहब्बत उसकी आंखों में थी जो चांद तारों की कायनात में रोशनी बनकर उन माओ साल में फैल गई थी। वो उसे खुदा हाफिज कहकर फ्लाई कैप्सूल में सवार हो गई। सैयारे की सुर्ख जमीन पर एक हाथ अब तक उसके लिए उठा हुआ था।
उसकी आंखों से पानी के बहुत से कतरे टपके जो खिलाई टोपी के कांच जैसे शफ्फाफ प्लास्टिक पर चमकने लगे।